उसके बारे में बात कर लेते हैं कि विश्वविद्यालय जो था कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से उजाड़ दिया। हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ है, आपको बताओ तो हुआ है कि नहीं हुआ? बख्तियार खिलजी एक सेनापति था गौरी का, जिसने बंगाल और साथ साथ बिहार की तरफ उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था ना। 1192 ईस्वी के लगभग की बात हम बात करें तो उस समय की बात है। तो जैसे वो यहाँ पे आया था, बंगाल की तरफ उसने कैंप वगैरह लगाया था और उस जगह पे उनकी सेना वगैरह थी, और उस जगह पे बख्तियार खिलजी वो काफी बीमार पड़ गया था। और माना जाता है कि आसपास के जितने भी डॉक्टर थे सब डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उस व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। ऐसा देखा गया तो एक कोई बौद्ध भिक्षुक था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय, आपने देखा है सुना है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय का एक छात्र था जो कि वहां से जा रहा था, एक यात्री था। रात के टाइम उसने देखा कि अब रुकने की व्यवस्था देखी जाए, तो वहां जो कैंप लगा था सैनिकों से पूछा कि मुझे रात गुजारनी है यहाँ पे, और अगर आप की अगर अनुमति हो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां रुके हुए उस नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात करें तो उसका जो छात्र था उसने देखा कि यहाँ का जो सेनापति है, जो सबसे बड़ा सेनापति है, वो किसी कारणवश बहुत बीमार पड़ा हुआ है और बहुत सारे डॉक्टर भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो उसने बोला ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो रहा? उसने बोला कि बीमारी बहुत खतरनाक है और बहुत सारे डॉक्टर आए, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो उसने बोला कि मैं देख लूँ। उसने बोला तू क्या देख लेगा, तेरे को क्या मालूम? वो क्या देख तो लेता हूँ, तो चल कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि मैं इलाज कर सकता हूँ। तो बाकी साथियों ने बोला इलाज बहुत सारे डॉक्टर आए, उनसे नहीं हुआ तो तेरे से क्या होगा? तो बख्तियार खिलजी ने बोला कि जब ये इतना मतलब दावे के साथ कह रहा है तो फिर तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? करने दो, मैं तो मरने ही वाला हूँ, अगर लास्ट में कोई इलाज कर रहा है तो अच्छी बात है ना। तो उसने बोला कि तो ठीक है मैं इलाज करता हूँ। तो उसने औषधियाँ वगैरह तैयार की, लेप वगैरह लगाया उसका, और बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसने बोला कि वाह कमाल कर दी तूने। तो उसने बोला कि इतनी भयंकर जो बीमारी तूने 1 मिनट में ठीक कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बोला कि ये मेरे लिए तो बहुत आसान काम है, और जो तुम्हें जो लगता है कि बीमारी तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है, वो हम बहुत आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसने बोला कि इतना बड़ा तो डॉक्टर, तेरे को बिल्कुल भी परिस्थिति नहीं मिली इसका मतलब, और ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बोला कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर छात्र हूँ, केवल स्टूडेंट हूँ, और अभी मैंने तो मतलब सीनियर भी नहीं हूँ, स्टूडेंट अभी पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। तो इसका मतलब उसने बोला कि तो वहाँ पे कुछ अलग है? तो उसने कहा हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जैसे आयुर्वेद की बात कर ले तो उसको लेकर के जो चीजें दिखाई गई बहुत ज्यादा इससे भी खतरनाक है, अच्छे से उसका इलाज किया जाता है वहां पे। मेरे से सीनियर नहीं, मेरे जो गुरुजन है वो तो इससे भी मतलब बड़े चिकित्सक है। ठीक है। तो उसने बोला कि इतनी बड़ी बात है, तो आश्चर्यचकित हुआ व्यक्ति। उसने बोला चलो ठीक है तुम्हारे नालंदा चलते हैं, फिर आ जाओ। तो पूरे सैनिक जो है सबको ले गया, नालंदा विश्वविद्यालय को घेरा चारों तरफ से, और बोला कि इसको आग लगा दो। उसने बोला कि मैंने आपको इतना इलाज किया इतने अच्छे से, आप इसको कह रहे हो कि इसको आग लगा दो, ऐसे कैसे? उसने बोला कि जब तक तुम्हारा ये इतना जो सर्वोच्च जो ज्ञान है, इतना बढ़ा हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब तक अस्तित्व में रहेगा तो हमारा वाला ज्ञान कैसे चल सकता है? हमारी वाली चीज कैसे अस्तित्व में आएगी? और इतना ज्ञान आपके पास है तो हमारा ज्ञान तो वहां पे बिल्कुल भी रह ही नहीं पाएगा। ये चीजें बोली। तो उसने उस टाइम में यदि बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, तो केवल नालंदा विश्वविद्यालय केवल वहां भारत के लोग नहीं पढ़ते थे, कोरिया, जापान, चाइना, वहां से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। और केवल इसलिए ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही तुम्हें जाते ही वहां पे कोई एडमिशन मिल जाए, एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। जैसे आपका यहाँ बीएसटीसी वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें कुछ लोगों को वहां पे सीट मिलती है, वैसे उनका हुआ करता था ना। द्वारपाल हुआ करते थे, वो उनका एग्जाम लिया करते थे, बाहर ही उनसे पूछा करते थे, वो भी बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनसे पूछा जाता, और लगभग 100 में से कोई 15-20% के लोग वहां पे शामिल हुआ करते थे, बाकियों को निकाल दिया जाता था। पहले उस एग्जाम में क्लियर होंगे, फिर वो अंदर जाएंगे, फिर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। और कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ की पुस्तकें थी वहां पे। कहा जाता है पुस्तक वैसे पांडुलिपि होती है, क्योंकि कागज तो हुआ नहीं करता था उस टाइम। जैसे कोई हम कह सकते हैं पांडुलिपि ये कह सकते हैं कि जैसे पेड़ की कोई छाल हो गई उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, मतलब हम ये कहते 6 महीने तक लगातार वो जलता रहा था। इतनी भयंकर उसकी आग थी, वो लगातार, क्योंकि इतना लंबा कागज तो जल्दी जल जाता है हालांकि, लेकिन वो लगातार 6 महीने तक जला। सब कुछ तहस महस कर दिया, वहां के जो जितने भी आचार्य थे सबको मार दिया, बौद्ध भिक्षुक वगैरह जो भी थे सब वहां से भागे। इस तरह से पूरी तरह से खत्म किया उस व्यक्ति ने। इतना अथाह ज्ञान था, सोचो जरा, अगर वो हमारे पास होता तो हम कहाँ होते। आज उनके नाम पे बहुत सारी चीजें बनती है, बख्तियार खिलजी के नाम पे हम कई बार देखते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की चीजें की है हम उसको कई बार रिस्पेक्ट देते हैं, गलत है वो। ये वो सारी चीजें थी। तुर्क जो आक्रमण जिनका हुआ था उस वजह से जो जितना हमारे पास ज्ञान था, या फिर बौद्ध धर्म की बात करें पतन का, वो भी एक कारण माना जाता है। बौद्ध भिक्षुक आपको पता है शांति के प्रतीक होते हैं, वो ऐसी जगह कहाँ पे एग्जिस्ट हो सकते हैं इस प्रकार की चीजों के लिए कि अच्छा वहां हम एक ही जगह रुक जाएं, और उस जगह पे जहाँ पे इतना लड़ाई दंगा चल रहा हो वहां रह ही नहीं सकते। वो बिखर के बेचारे चले गए अपनी अपनी जगह, कोई चाइना, कोई कहीं बाहर से चला गया। ये सारी चीजें